लेक्चर 6B, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर के मैंने थ्योरी जो पढ़ाई थी मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स, उसके सारे के सारे प्रॉब्लम इसके अंदर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो पहले अच्छे से लेक्चर रिवाइज कर लेना। तो मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स, चलो मैं ही रिवाइज करा देता हूँ आपको। तो मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स के हमने 3 रिजल्ट करे थे। सबसे पहले पैरेलल टू इंक्लाइंड था, जो कि हमारा मेन रिजल्ट था। तो पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन के रिजल्ट इस तरीके से थे कि मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स की रेंज होती थी। मिनिमम होता था mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और मैक्सिमम होता था mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। अब दूसरी आती थी पैरेलल टू ग्राउंड, और इसमें मैंने आपको बताया ही था कि इसके नीचे उल्टा करके लिख दो। तो mg टाइम्स cos थीटा सॉरी sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। ये हो गई पैरेलल टू ग्राउंड में मैक्सिमम फोर्स। इस फोर्स को लगाएंगे तो ब्लॉक ऊपर जाने वाला होगा और एफएस मैक्स नीचे लग के इसको ऊपर जाने से रोक लेगा। मिनिमम फोर्स का रिजल्ट भी एज इट इज लिखो और नीचे उल्टा करके लिखो। तो mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। तो हमने नीचे उल्टा करके इसको लिख दिया। तो ये मेरे पास आ गई पैरेलल टू ग्राउंड में मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स ब्लॉक को नीचे आने से रोकती है, एफएस मैक्स ऊपर लगता है। मैक्सिमम फोर्स ऊपर ले जाने वाली होती है, एफएस मैक्स नीचे रखता है। माइंड सेट कर लो मिनिमम और मैक्सिमम में। मिनिमम में एफएस मैक्स ऊपर, मैक्सिमम में एफएस मैक्स नीचे। अब लास्ट में आए थे हम फोर्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। इसमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमम फोर्स डिफाइंड थी, आपको याद हो। मैक्सिमम हम कितनी भी लगाएं ब्लॉक कभी ऊपर नहीं जाएगा। तो मिनिमम फोर्स थी mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया था म्यू। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फोर्स का सेक्शन, जो लास्ट लेक्चर था। मैंने सम अप कर दिया वापस से। अब हम लोग प्रॉब्लम शुरू करते हैं। अब देखो, ये पहला प्रॉब्लम मैंने स्टैंडर्ड प्रॉब्लम लिया है, भर भर के आता है हमारे कंपटीशन में, इसलिए अब पहले आप इस प्रॉब्लम को देखो। वैसे तो आधी चीज डायग्राम देख के ही समझ आ रही होगी कि एक रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने ब्लॉक को रखा हुआ है और हम फोर्स लगा रहे हैं पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन। पहले आप पढ़ लो। तो कहता है ब्लॉक इज केप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन सच दैट व्हेन रिलीज इट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो छोड़ते ही ये नीचे आना शुरू कर देता है, क्योंकि tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है। अच्छा, इफ नाउ फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन टू प्रिवेंट स्लिपिंग, तो हम फोर्स लगाते हैं जो कि इसकी स्लिपिंग को रोकती है। इफ मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अप द प्लेन, तो मैक्सिमम फोर्स जो इसे कहां ले जाने वाली होती है, ऊपर। जैसे मैंने अभी बताया, मूव अप द प्लेन इज डबल द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डाउनवर्ड स्लिपिंग। यानी जो मैक्सिमम फोर्स है उसकी वैल्यू मिनिमम फोर्स की डबल है। तो कैलकुलेट करके दे दो म्यू। अब डबल है भाई, थोड़ी देर में फिर बोला जाएगा ट्रिपल है, फिर बोला जाएगा 4 टाइम्स है। तो बेहतर है हम इसको जनरलाइज कर लें, ठीक है ना। तो मैं इसको जनरलाइज करके फिर एन में एक शॉर्टकट निकाल के दे रहा हूं, जैसा मैंने लास्ट के 2 लेक्चर में आपको दिया है। तो ये तीसरा और आपका आखिरी शॉर्टकट है एन के टर्म्स वाला। तो इफ मैक्सिमम फोर्स इज n टाइम्स मिनिमम फोर्स, अब इसमें डबल बोल रहा है तो हम n की जगह 2 डाल देंगे। तो हमें कैलकुलेट करके देना म्यू का वैल्यू। हम फॉर्मूला लगाते हैं मैक्सिमम फोर्स का। पहले देख लेना है कि पैरेलल टू ग्राउंड है या पैरेलल टू इंक्लाइंड है। तो पैरेलल टू इंक्लाइंड है, तो फॉर्मूला चला mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल्स टू n टाइम्स mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। यहां पर mg से mg कैंसिल आउट हो गया और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल्स टू n sin थीटा माइनस म्यू n cos थीटा। cos थीटा cos थीटा की साइड, sin थीटा sin थीटा की साइड। तो cos को cos की साइड लाओगे तो म्यू cos थीटा कॉमन आ जाएगा, और राइट साइड पर और साथ में हमारे पास बचेगा n+1, और इधर इसको sin थीटा का लाओगे तो sin थीटा कॉमन आ जाएगा और साथ में बचेगा n-1। तो लो, अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि भाई म्यू का वैल्यू n-1 बाई n+1 टाइम्स tan थीटा। तो अब तो पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन की पूरी कहानी खत्म हो गई। ये अब ये n वाला पूछेगा तो हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल है। हाँ, वैसे आप डिराइव भी कर सकते हो क्योंकि इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो अब अगर मैं प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करूं तो इसने मेरे को दे रखा है f मैक्स इज डबल f में, यानी n की वैल्यू मेरे को 2 दे रखी है और म्यू निकालना है। तो म्यू इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला लगाया n-1 n+1 इनटू tan थीटा, पुट कर दिया। म्यू इज इक्वल्स टू 2 - 1 1 2 + 1 3 tan थीटा। तो म्यू की वैल्यू आ गई tan थीटा बाय 3। अब यहां से आप चाहिए थीटा भी निकाल सकते हो अगर एग्जामिनर ने पूछा है, या आप म्यू भी दे सकते हो। जैसे एलन के मॉड्यूल में उसने थीटा पूछा है, तो यहां से थीटा निकालने के लिए 3 म्यू इधर गया, tan इनवर्स 3 म्यू आंसर हो गया। तो मल्टीपर्पज है, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आसानी से समझ आ गया होगा। अब अगले प्रॉब्लम पर चलते हैं। अब देखो ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है और इस टाइप का प्रॉब्लम मेडिकल में थोड़ा कम देखा जाता है, पर जब दिख जाता है तो फिर स्टूडेंट को जवाब भी नहीं आता।
अब किया क्या जा रहा है, ये कह रहा है व्हेन अ ब्लॉक इज कैप्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन इट स्लाइड्स डाउन, मतलब ये ब्लॉक रखते ही नीचे आना शुरू कर देगा क्योंकि tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है। तो इसे रोकने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो कहता है फोर्स नहीं लगा रहे, हम इंक्लाइंड प्लेन को ही धक्का देना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन को हम राइट साइड पर यूं करके धक्का देते हैं। तो कहता है बता दो इस एक्सेलरेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो, सच दैट ब्लॉक नाइदर स्लाइड्स डाउन नॉर गोज अप, तो ब्लॉक ना तो नीचे की तरफ आए ना ऊपर की तरफ जाए। सबसे पहला काम, क्योंकि हमें ब्लॉक को ऑब्जर्व करना है, तो इसलिए बोरिया बिस्तरा उठाओ और इंक्लाइंड प्लेन पे बैठ जाओ। तो पहला काम जो हम लोग करने जा रहे हैं वो इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बैठने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बैठेंगे तो वो तो आप जानते हो एक्सेलरेटिंग फ्रेम पर बैठते ही हमें एक फोर्स लगानी होगी एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये बन जाएगी सूडो फोर्स। तो हमने सूडो फोर्स लगा दिया। नहीं, आप कोई कंपोनेंट नहीं करने, परेशान मत हो। ये जो सूडो लगी है ये सूडो इस डब्बे को रोकने का काम करेगी, ठीक है ना। या और जरा चेक करो, ये सूडो ग्राउंड के पैरेलल है, तो यानी ये पैरेलल टू ग्राउंड वाली फोर्स का काम करेगी। अब अगर हमने सूडो को मिनिमम से कम लगा दिया तो ब्लॉक नीचे आना शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर हमने मैक्सिमम से ज्यादा लगा दिया तो ब्लॉक ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो हमें कहां से कहां तक लगाना है, हमें मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में रखना है ताकि ब्लॉक ना तो नीचे जाए ना ऊपर जाए। अब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पैरेलल टू ग्राउंड वाला, तो फोर्स पैरेलल टू ग्राउंड वाला, और उस फोर्स की जगह हम डाल देंगे सूडो फोर्स यानी एम लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला डालेंगे mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा बाय में cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। ये तो हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू हो गई mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बाय में cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। अब m पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो गया। अब इस इक्वेशन को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हो, अगर ये रिजल्ट साइन कॉस में नहीं होता, कई बार नहीं भी होता, तो tan के टर्म में ये रिजल्ट देते हैं, तो उसे लाने का तरीका ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर लो। तो यहां बचा मेरे पास a, और ये a की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अगर आपने इंक्लाइंड प्लेन को इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से धक्का दिया तो ब्लॉक ऊपर चला जाएगा, और ये हो गई a की मिनिमम वैल्यू। इससे कम रखा तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा। अब मेरा काम है tan में कन्वर्ट करना, तो g तो मैं लगे रहने दे रहा हूं, cos से डिवाइड कर दे रहा हूं। cos से डिवाइड करते ही ऊपर नीचे दोनों तरफ जहां साइन वाला टर्म होगा वो cos के साथ आते ही tan बन जाएगा, तो ये बन जाएगा tan थीटा मान, और जहां cos वाला टर्म होगा वो कट के 1 हो जाएगा, तो इधर बचेगा अपने पास म्यू, तो tan थीटा माइनस म्यू, और नीचे बचा 1 प्लस म्यू tan थीटा। तो कई बार आप बुक्स के अंदर tan थीटा के टर्म में भी रिजल्ट लिखा हुआ देखोगे, बट इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप एग्जाम में डराइव कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, cos से डिवाइड ही तो करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गया, वो आ गया g टाइम्स, डिवाइड करते ही ये बन जाएगा cos थीटा सॉरी tan थीटा प्लस म्यू बाय में 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये इन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गई। तो मेरे ख्याल से आसानी से फॉर्मूला ग्रिप में आ गया होगा कि यार किस तरीके से हम एप्लीकेशन फॉर्मूलों का करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर्मूले से अलग हट करके अब टेक्निक का है। अब सुनो, हमें एक डाटा दे रखा है जिसमें फोर्स लगा करके दे रखी है, ये कहता है एक्सेलरेशन बताओ, फ्रिक्शन बताओ, ये सब बताओ। अब स्टूडेंट इस चक्कर में बहुत बुरा फंसता है। जैसे ये फोर्स देख के मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ बता ब्लॉक कहां जाएगा, तो पहले मन में यहां तक आवाज आ जाएगी, आप बोलना शुरू ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। पहले चेक तो कर लो कि ऊपर जा भी पाएगा या नहीं जा पाएगा, टेंडेंसी है या नहीं है। तो अब मैं आपको पूरा प्रॉपर सटीक तरीका दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम, कोई फ्रिक्शन अभी हम नहीं लगाने जा रहे हैं, हम सिर्फ अभी 2 काम करने जा रहे हैं। पहला काम हम एफएस मैक्स निकालेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम एफएस मैक्स निकालते हैं। फॉर्मूला हो गया म्यू इनटू एन। एन का वैल्यू आराम से अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, इस एफ का कोई कंपोनेंट तो करना नहीं है, तो एन एम जी कॉस थीटा के बराबर हो गया। तो मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, म्यू की जगह हमारे पास आ गया 1/√3, एन की जगह आ गया एम जी, cos 30 की जगह आ गया √3/2। तो एफएस मैक्स 50 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन तक की फोर्स वेल्डिंग तोड़ने से रोक सकती है। अच्छा, अब ये तो फर्स्ट स्टेप होगी। अब सेकंड स्टेप, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं, नथिंग एट ऑल। अब हम इस पे देखेंगे कि और कौन सी फोर्स लग रही है, तो और नीचे की तरफ लग रही है mg sin थीटा। तो अब हम mg sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू हो गया 100, sin 30 डिग्री 1/2, आंसर आ गया 50। तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स हो गया 50 न्यूटन। अब हम चेक करेंगे इफेक्टिव फोर्स कितना है, तो इफेक्टिव इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। तो थर्ड स्टेप में चेक एफ इफेक्टिव, तो एफ इफेक्टिव की वैल्यू आ गई 60 - 50 यानी 10, और इसका डायरेक्शन आ गया अप द प्लेन, यानी इस ब्लॉक के पास अप द प्लेन जाने की टेंडेंसी है, और इसको 10 न्यूटन की इफेक्टिव फोर्स ऊपर ले जाना चाहती है।
अब फ्रिक्शन का रोल आएगा, तो बताओ फ्रिक्शन इसे जाने देगा या रोक लेगा? तो चेक करेंगे कि एफ इफेक्टिव एफ एस मैक्स से ज्यादा है या कम है। तो चेक एफ इफेक्टिव कितना आया 10 न्यूटन अप द प्लेन। इफ एफ इफेक्टिव लेस देन एफ एस मैक्स दैट ब्लॉक विल नॉट मूव। एंड फ्रिक्शन इज स्टैटिक और उसका वैल्यू और कुछ नहीं एफ इफेक्टिव के बराबर हो गया। अब हम चेक करते हैं कि ये जो इफेक्टिव फोर्स है वेल्डिंग तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी। तो इफेक्टिव फोर्स है 10 न्यूटन की। अब देखो एफ एस मैक्स है 50 न्यूटन का, तो भाई वेल्डिंग तो नहीं टूटनी, इसका मतलब लगने वाला फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक हो जाएगा और वो इफेक्टिव के अपोजिट डायरेक्शन इधर लगेगा और इसका मैग्नीट्यूड इफेक्टिव फोर्स के बराबर होगा यानी 10 न्यूटन और ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ये हुआ हमारा फुल फ्लेश्ड प्रॉब्लम। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हमारे पास 0 आ गया, फ्रिक्शन स्टैटिक हो गया, एफ इफेक्टिव के बराबर हो गया, वैल्यू उसका 10 न्यूटन हो गया। तो फुल एंड फाइनल प्रॉब्लम हमने यहां पर सेटल किया। एक बार वापस से रिवाइंड करके देखो कि मैंने किस तरीके से इसको सॉल्व किया, क्या स्ट्रेटजी आपको बताइए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आप मूव करना। अब अगला प्रॉब्लम, ये इस वैरायटी का फिर से एक और अच्छा सा प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम लोग काम करने जा रहे हैं, पर मैं सोच रहा हूं एक और प्रॉब्लम मैं आपको कराऊं, ठीक है, जिससे आपको ये और अच्छा क्लियर हो। तो मैं एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा हूं। देखो प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं है, आप प्रॉब्लम जितने चाहिए उतने करवा सकते हो। तो मेरे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल 37 डिग्री ले लिया, म्यू का वैल्यू मैंने 1/2 ले लिया, मास ब्लॉक का मैंने यहाँ 5 kg ले लिया और फोर्स मैंने इस तरीके से लगा दी और इस फोर्स का वैल्यू मैंने 20 न्यूटन कर दिया। अब मेरा फिर से वही क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन बताओ और फ्रिक्शन बताओ। तो एक्सेलरेशन बताओ और फ्रिक्शन बताओ। तो चलो बेटा अब तो खत्म करते हैं इसको। सबसे पहला काम आप एफ एस मैक्स निकाल लो। तो एफ एस मैक्स हो गया म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा। म्यू आ गया 1/2, एम जी का वैल्यू आ गया 50, कॉस 37 आप जानते ही हो 4/5, 5 10 आंसर आ गया 20। तो अब हमें पता है भाई 20 न्यूटन तक की फोर्स वेल्डिंग तोड़ने से बचा सकती है। अच्छा अब दूसरी स्टेप में आते हैं, अब फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, वो हो गई एम जी साइन 37। सिंप्लीफाई करते हैं, एम जी हो गया 50, साइन 37 हो गया 3/5, बचा हमारे पास 30। तो नीचे लग रहा है 30 न्यूटन का फोर्स, ऊपर लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स। तो इफेक्टिव फोर्स कहां की तरफ है? तो इफेक्टिव फोर्स नीचे की तरफ है और इस इफेक्टिव फोर्स का वैल्यू हो गया 10 न्यूटन। अब चेक करेंगे कि ये इफेक्टिव फोर्स एफ एस मैक्स से बड़ा है या कम है। तो एफ इफेक्टिव इज लेस देन एफ एस मैक्स, इसलिए ब्लॉक नहीं चलेगा पर उसमें नीचे चलने की टेंडेंसी जरूर होगी और लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक हो जाएगा जिसका वैल्यू फिर से 10 न्यूटन हो जाएगा। अब तो आ गया होगा और अच्छे से। अब इसी तरीके अगर सपोज करो ये 30 न्यूटन होता तो इफेक्टिव फोर्स 0 हो जाता और फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं होती। तो ये इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अच्छा सा तरीका होता है। अब देखो दूसरा, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रेंथ। ये सबको वहम में डालता है कि टेंशन कितनी होगी क्या होगी, बड़े आराम से कर सकते हो। देखना अब इसका टेक्निक है, रस्सी तक खींचेगी, जब नीचे लगने वाला एम जी साइन थीटा वेल्डिंग को तोड़ देगा यानी एफ एस मैक्स से ज्यादा होगा। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा वेल्डिंग टूटी भी है या नहीं टूटी। अगर टूट गई तो टेंशन उसको जाने से रोक लेगी और अगर नहीं टूटी तो टेंशन आएगी ही नहीं। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वेल्डिंग टूटी है या नहीं टूटी है। तो उसके लिए अब हमें एक एक चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, बट सबसे पहले तो अपना एक ही बेसिक काम है, एफ एस मैक्स निकाल लो। तो एफ एस मैक्स का फॉर्मूला हो गया म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। ये एम जी कॉस थीटा इसलिए आ रहा है कि कोई कंपोनेंट नहीं है, ये मत मान लेना कि हमेशा म्यू एम जी कॉस थीटा ही होता है। तो म्यू की वैल्यू हो गई 0.8, एम जी की जगह आ गया 100, कॉस 37 की जगह आ गया 4/5। सिंप्लीफाई करते हैं 5 2 और ये बेटा अपने पास आ गया 80, तो 0.8 इंटू 80 तो आंसर आ गया 64। तो एफ एस मैक्स है 64 न्यूटन। अब दूसरी स्टेप, अब हम निकालते हैं एम जी साइन थीटा कितना है। तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू हो गई 100 और साइन थीटा हो गया 3/5 और आंसर आ गया 60 न्यूटन। तो अब नीचे लगने वाला एम जी साइन थीटा 60 न्यूटन का है, ठीक है, और ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। तो नीचे लगने वाला एम जी साइन थीटा 60 न्यूटन का है और एफ एस मैक्स 64 है। तो अब पहले तो ये बताओ क्या वेल्डिंग टूट पाएगी? तो जवाब है नहीं टूट पाएगी क्योंकि एम जी साइन थीटा लेस देन एफ एस मैक्स है। तो सिंस एम जी साइन थीटा इज लेस देन एफ एस मैक्स, देयरफॉर वेल्डिंग नहीं टूटेगी। अगर वेल्डिंग नहीं टूटेगी तो भाई फिर यहां लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक ही रहेगा, वैल्यू 60 न्यूटन के बराबर रहेगी, रस्सी में कोई खिंचावट नहीं आएगी, तो टेंशन इन स्ट्रिंग 0 हो जाएगी। अब अगर उल्टा होता, ये 64 होता और एफ एस मैक्स 60 होता तो अब वेल्डिंग टूट जाती, बाकी बचा हुआ इन दोनों का डिफरेंस वो रस्सी का टेंशन हो जाता। तो मेरे ख्याल से आराम से रस्सी का टेंशन निकालना आपको आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। देखो एक और रख लिया मैंने सवाल, ये मैं चाहता ही नहीं कि आपका कोई भी कंसेप्ट छूटे, तो इसलिए एक और प्रॉब्लम मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया। अब वेरीफाई करते हैं। फाइंड वही सेम टेंशन इन स्ट्रिंग। तो पहले एफ एस मैक्स निकालते हैं। एफ एस मैक्स हो गया 0.5, एम जी हो गया बच्चों 100, साइन 37 हमारे पास आ गया 3/5। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया मेरे पास 50 इंटू 3/5 यानी 30 न्यूटन। तो एफ एस मैक्स 30 न्यूटन है। अब दूसरे नंबर पर एम जी साइन थीटा लगाते हैं। तो एम जी साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास आ गया 100 और साइन 37 हो गया 3/5 और 3/5 5 2 10 3 2 60। तो 60 न्यूटन का एम जी साइन थीटा है। एफ एस मैक्स 30 न्यूटन का है, तो नीचे लगने वाला एम जी साइन थीटा जिसका वैल्यू है 60 न्यूटन एफ एस मैक्स से तो बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ लगेगा अब एफ एस मैक्स से ही लगेगा, वेल्डिंग टूट जाएगी 30 न्यूटन पर और बाकी बची हुई टेंशन आ जाएगी 30 न्यूटन। तो आ गया ना आराम से समझ। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा। अब देखो ये फिर से एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है। अब मैंने क्या पूछा, मिनिमम एंड मैक्सिमम मास। तो एम की मिनिमम और मैक्सिमम बता दो सच दैट 10 केजी का डब्बा ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो मिनिमम का कंसेप्ट क्या है, मिनिमम मास लगा रहे होंगे तो ये नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगा, एफ एस मैक्स ऊपर लग के रोक लेगा। मैक्सिमम करेंगे तो ऊपर आने वाला होगा, एफ एस मैक्स नीचे लगेगा। तो अब हमें दो काम करने हैं। सबसे पहला काम एफ एस मैक्स लिख लेना। तो एफ एस मैक्स का वैल्यू हो गया म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो बच्चों म्यू की वैल्यू तो मैंने दे ही रखी है 1/2√3, एम जी का वैल्यू मेरे पास हो गया 100, कॉस 30 डिग्री ये √3/2 आ गया, ये यहां से गया आंसर 25 न्यूटन आ गया। तो एफ एस मैक्स का वैल्यू हो गया मेरे पास 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स है। अब काम करते हैं मिनिमम फोर्स पर या मिनिमम मास पर। अब भाई रट जाना चाहिए आपको। अब इसमें आप इतना करने के बाद भी गलती करोगे तो फिर गलती आप ये की प्रैक्टिस की कमी रह गई, क्योंकि अब इतने में तो स्टूडेंट को बहुत आ जाता है सवाल, और तकरीबन मैंने सारे सवाल आपको करा दिए जितने स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मिलते हैं बुक्स के अंदर। तो 10 केजी और एम का हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब मिनिमम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ब्लॉक नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगा। अब नीचे की तरफ लगा एम जी साइन थीटा, एम जी हो गया 100, साइन 30 हो गया 1/2 यानी 50 न्यूटन। एम जी साइन थीटा नीचे लगा दिया, एफ एस मैक्स मैंने ऊपर लगाया और इसने इसे नीचे जाने से रोका। एफ एस मैक्स का अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो एफ एस मैक्स की वैल्यू हमारे पास है 25 न्यूटन। रस्सी में आई टेंशन, ये टेंशन, और इधर आ गया एम जी। तो बेसिकली हुआ क्या, एम जी ने इतनी टेंशन डेवलप करी कि उस टेंशन ने एफ एस मैक्स के साथ मिलकर के इसको नीचे जाने से रोक लिया। एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का 0 है, बट इसकी टेंडेंसी बस नीचे जाने की है। अगर मैंने एम को थोड़ा सा भी कम कर दिया तो टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, यहाँ सट से वेल्डिंग टूट जाएगी, ब्लॉक नीचे स्लाइड करके चला जाएगा। अब करेंगे क्या, फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। तो कौन कौन किसके साथ बैलेंस होगा वो देखो। तो टी की वैल्यू तो एम जी के बराबर हो गई, सिमिलरली ये टी भी एम जी के बराबर हो गया, और इन दोनों ने मिलकर इसको नीचे जाने से रोक लिया। तो इन दोनों को सम अप करेंगे तो एम जी प्लस 25 इक्वल्स टू 50। यहां से बेटा एम जी का वैल्यू मेरे पास आ गया 25 और एम की मिनिमम वैल्यू मेरे पास आ गई 2.5 केजी। तो मिनिमम 2.5 केजी का डब्बा तो टांगना पड़ेगा सच दैट इसको नीचे जाने से रोक सके। हाँ, अकेला ये नहीं रोकेगा, एफ एस मैक्स के साथ मिलकर के इसको नीचे जाने से रोकेगा। अब जैसे जैसे हम इसका वेट बढ़ाते जाएंगे, टेंशन बढ़ती जाएगी, ये बढ़ता जाएगा, एफ एस मैक्स कम होता चला जाएगा, एफ एस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब इधर लगने वाला फोर्स 50 के बराबर हो जाएगा तो इसके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर 0 हो जाएगा। फिर जब इधर का मास 50 से ज्यादा हो जाएगा, अब इसकी चलने की टेंडेंसी ऊपर आना शुरू हो जाएगी, और जब हम इसे मैक्सिमम रखेंगे तो एफ एस मैक्स नीचे की तरफ लग के इसको इधर जाने से रोकेगा। ये पूरी की पूरी वापस से वही साइंस है जो हम लोग लेक्चर से पढ़ते चले आ रहे हैं। ओके, अब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो एम की मैक्सिमम वैल्यू निकालते वक्त नीचे की तरफ एज यूजुअल हमने एम जी लगाया, रस्सी में टेंशन आ गई, इधर टेंशन आ गई, यहां लगा एम जी साइन थीटा जिसका वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 50 न्यूटन था। अब एफ एस मैक्स इधर आ गया, और इस एफ एस मैक्स का जो हमने वैल्यू निकाला था वो था 25 न्यूटन। इस एफ एस मैक्स ने नीचे की तरफ लग के इसको इधर जाने से रोक लिया। एक्सेलरेशन अभी भी 0 है, टी का वैल्यू छोटे एम जी के बराबर है, पर ये बहुत ज्यादा हो चुका है और इसको खींच करके बस ऊपर ले जाने ही वाला है, ठीक है ना। तो अब हम फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। अब एम जी का वैल्यू हो गया 50 प्लस 25 मतलब 75, और एम की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ गई 7.5 केजी। तो m की मिनिमम वैल्यू थी 2.5 केजी, वो इसे नीचे जाने से रोक रही थी। m की मैक्सिमम वैल्यू 7.5 केजी, इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। अब अगर m को 50 के बराबर कर दूं तो ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। m को नहीं, mg को अगर मैं 50 के बराबर कर दूं तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, यानी 5 केजी जब हम मास रखेंगे तो इसकी चलने की टेंडेंसी ना ऊपर की तरफ होगी ना नीचे की तरफ होगी। तो
ये थे आपके मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स के सारे काम के सवाल जो आपको जरूर पता होने चाहिए थे। अब इसलिए मैंने ये स्पेशल लेक्चर न्यूमेरिकल का इसका अलग रखा। अब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ट्रक बॉक्स प्रॉब्लम का। थैंक यू सो मच।